हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपना 90 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है। इसमें थर्ड लेक्चर है। आज थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस इडियम्स वगैरह सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शंस एरर के भी क्वेश्चंस को 2020 सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ 10 पैराजम्बल्स का और फिर 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कंबाइंड आपका मॉक टेस्ट होता है टीयर 1 का, और एक नहीं 2 से 3 एक साथ जब आप कंबाइन करोगे तब आपको ये एक 90 क्वेश्चंस का सेट बनता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्लासेस को। अगर आपने मिस किया है प्रीवियस क्लासेस को तो उनको भी आपको जा करके देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता है जहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें सभी वीडियोस वहाँ पर होंगे। ठीक है, मॉक माई पाठशाला करके ऐप है, माई पाठशाला ऐप है। इन दोनों ऐप्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, और वहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट सारे आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास स्टार्ट होगी। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। करंट अफेयर का थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्द आपको पार्ट 3 भी मिलेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। बहुत ही अच्छे इडियम्स हैं। सबसे पहला है स्टैंड ऑफिस, इसका मीनिंग बताना है। नेक्स्ट है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, इसका मीनिंग बताना है। उसके बाद है ओन एबिल, ओके, ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग बताना है। और लास्ट में है वॉज एन ओपन बुक। ये 4 इडियम्स हैं, इनकी सभी को मीनिंग बताना है। ओके, सभी लोगों को इडियम्स की मीनिंग बताना है। 37, 8, 9 और 40 ये लास्ट क्लास की थी जो कि मिस हो गए थे लास्ट क्लास में, यहाँ पर स्लाइड में नहीं थे, इस वजह से ये यहाँ पर हो रहे हैं। 40 क्वेश्चंस यहाँ से लास्ट क्लास का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टैंड ऑफिस। देखो मतलब क्या होता है, जो भी कोई पर्सन थोड़ा सा दूर रहता है लोगों से, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में नहीं रहता है, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना करके नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड ऑफिस। यानी कि इनडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है, किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। इसका मीनिंग सभी को पता होगा, क्यों अपनी ही तुम जो बातें हैं उनको बताया जा रहे हो। प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई नो ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होता है कि उसका कोई पर्सनल मोटिव भी है इस काम को करने से पहले। तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। थर्ड आंसर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। ओपन बुक थी, इसका मतलब क्या थी, वो उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा सीक्रेट वगैरह नहीं था। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसकी लाइफ में कोई भी सीक्रेट नहीं हो, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली यहाँ से आपके लिए स्टार्ट होगी। यहाँ से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर्स देने हैं, और ये आपकी क्लास स्टार्ट होती है। 40 से लेकर के 60 तक हम लोग इडियम्स को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट सभी लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 41, देखो सभी जो भी रेड है ये आपका इडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। कुछ इसी तरह से अब इडियम्स पूछे जा रहे हैं, आपको एक सेंटेंस में इडियम लिखा होता है और उसका मीनिंग बताना होता है। ये इजी भी होता है, डायरेक्ट जो इडियम आता है उससे इजी पड़ता है इस चीज को सॉल्व करने का। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, देखो बहुत अच्छा एक इडियम है। हॉब्सन्स चॉइस के बारे में मैं आपको जब तक बताता हूँ, जब तक कि आप बाकी क्वेश्चंस का आंसर करोगे। देखो हॉब्सन एक पर्सन थे जो क्या करते थे, जो घोड़ों को सेल करते थे। ठीक है, घोड़े सेल करते थे रेसिंग वगैरह के लिए या जो भी जॉब पर्पस के लिए। तो वो क्या करते थे, वो कोई चॉइस नहीं देते थे। वो क्या करते थे, उनके पास एक अस्तबल था जहां पर कि वो घोड़े को ऐसे 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 लाइन से खड़ा करते थे। ठीक है, ऐसे घोड़े खड़े होते थे और यहाँ पर होता था गेट। ठीक है, यहाँ पर गेट होता था, तो गेट से जब भी कोई एंटर करता था तो उसको सिर्फ यही चॉइस होती थी कि या तो ये जो पहला घोड़ा है जो गेट के नियरेस्ट है, आइदर तो आप इसको खरीद सकते हो या फिर आप जा सकते हो। कोई सेकंड चॉइस नहीं देते थे। हॉब्सन चॉइस तभी से फेमस हुआ, जो उनका अस्तबल था उसी से ये बात फेमस हुई थी कि हॉब्सन चॉइस मतलब जो भी एक ही चॉइस है या तो फिर आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हॉब्सन चॉइस का मतलब क्या होगा, नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, और बाकी आपको मीनिंग्स पता है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब जो मीनिंग नहीं एक्सप्रेस की गई है उसको भी आपको समझना। ठीक है, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। तो गिव द डेविल हिज ड्यू इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी एक बुरा भी व्यक्ति है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, और उन अच्छाइयों को क्या करना, आपको सराहना चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा व्यक्ति हो या आप उसको भले ही कितना भी पसंद ना करते हो। तो क्या हो जाएगा, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो वो जनरली हमारा क्या एनिमी बन जाता है, तो उसको भी इनकरेजमेंट देना, ये इस इडियम का मीनिंग होगा। ठीक है, रीडिंग विद एंग्जाइटी नहीं होगा, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो
इसके बाद 43 का क्या है, टू ईट हम्बल पाई। तो ये इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बात के लिए आपने जो बोली हो वो गलत हो गई तो आपको क्या करना पड़ता है, अपोलोजाइज करना पड़ता है। और हम लोग विलिंगली नहीं, अपने मन से नहीं, जब अपोलोजाइज करना पड़े जबरदस्ती तब हम लोग बोलते हैं ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करोगे, टू एक्सेप्ट, टू से विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, बाय बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये अगेन यूज हुआ है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और पुट अप विद, फटाफट सभी को आंसर करने हैं। टू से विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ अगर आप कुछ कह रहे हो मतलब कुछ डाउट के साथ कह रहे हो, ठीक है। टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, डाउट का सेंस आता है ग्रेन ऑफ विद सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द सेंस rather than actual words, ठीक है। तो सेंस को समझने के लिए आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आपको पता है इरेगुलरली। और पुट अप विद का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के साथ पुट अप नहीं कर पा रहे हो, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई कैन नॉट पुट अप विद, टॉलरेट के सेंस में यूज होगा। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। देखो भाई फटाफट आंसर्स देने हैं सभी को। अब क्या है, आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, इसका मीनिंग बताना है 49 का। 50 का क्या है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मीनिंग बताना है। 50 हो गया, 50 के बाद 51 है, 51 में बताना है रैन राइट, इसका मीनिंग बताना है। 52 का क्या है, टू गिव इन, इसका मीनिंग क्या होगा, सभी को फटाफट आंसर करने हैं। 49 का देखो आंसर क्या हो जाएगा, टॉकिंग थ्रू हिज हेड से तो कोई बात करता नहीं, जो हेड हम लोग लगाते हैं, तो उसकी जगह पे इसका सेंस क्या हो जाएगा, टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है। इग्नोरेंटली मतलब अज्ञानता से होता है, लेकिन यहां पर सेंस आता है नॉनसेंस, ठीक है। इग्नोरेंटली यूज नहीं करेंगे। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कि रिस्क से थ्रू जाओ, आग में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, रिस्क के थ्रू आप जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैन राइट मतलब क्या हो गया कि राइट मतलब आपको पता है दंगे वगैरह होना, दंगे करना, ठीक है। रैन राइट और बुल्स रैन राइट मतलब क्या, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रह गया है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं रह गया, ठीक है। तो अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, वॉन्डर्ड एमलेसली, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। यहां पर वॉन्डर्ड एमलेसली, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉन्डर्ड एमलेसली होना चाहिए, ठीक है। रैन राइट क्या हो गया, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प नहीं हो सकता, अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं होता है। तो एमलेसली यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एमलेसली, करेक्ट है। 51 का आंसर क्या होना चाहिए भी, एमलेसली यहां पर होना चाहिए। यहां पर एमलेसली या फिर इसकी जगह पर एक और हो सकता है, इसका मीनिंग होता है वैसे कि जब किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ना रह जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्या है, 52 का क्या है, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन करना, समर्पण कर देना, यानी कि यील्ड करना, यील्ड करने का भी मतलब क्या होता है, समर्पण करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का कितना हो जाएगा, बी पार्ट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, 53 से लेकर के 56 तक सभी को बताना है। चेक बाय जॉल, इसका मतलब क्या होगा, गेव द गेम अवे, इसका मीनिंग क्या होगा, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी और अ डार्क हॉर्स, इसका मीनिंग आपको बताना है। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और सभी को आपको इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। चेक बाय जॉल, गेव द गेम अवे, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी और ए डार्क हॉर्स। चलो 53 से आपको बताना, चीक बाय जॉल का मतलब क्या होता है, देखो चीक से जो जॉल होता है यानी कि जबड़ा जो होता है वो कितना होता है, बहुत पास में होता है ना। तो चीक से जॉल कितना है, बहुत पास में है, तो चीक बाय जॉल मतलब वेरी नियर, ठीक है। जॉल मतलब जबड़ा, चीक मतलब कि गाल, ठीक है। तो गाल से जो जबड़ा है वो वेरी नियर है। नेक्स्ट क्या है, गेव द गेम अवे। अब देखो सेंटेंस को पढ़ोगे, वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट एज ए सरप्राइज फॉर मदर बट माय सिस्टर गेव द गेम अवे। मतलब देखो गेव द गेम अवे वैसे इडियम का मीनिंग होता है कि आप किसी का भी विश्वासघात करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा मीनिंग नहीं आएगा विश्वासघात करने का, यहाँ पर सिर्फ क्या मीनिंग आएगा कि जो भी सीक्रेट्स थे वो आपने किसी को बता दिए, ठीक है। तो गेव आउट द सीक्रेट, वैसे इसका मीनिंग होता है विश्वासघात करना और कंपनी के जो भी सीक्रेट्स हैं वो दूसरों को बताना। तो गेव आउट द सीक्रेट। चलो नेक्स्ट क्या है, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिविंग के सेंस में आएगा। लिविंग के सेंस में क्या होगा, मेक ए लेजिटिमेट लिविंग। कैसी लिविंग, ऑनेस्ट पेनी मतलब क्या है कि जो भी वैलिड है वैसी ही लिविंग बनाना, गुड लिविंग नहीं, लेजिटिमेट लिविंग, ठीक है। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होगा,
देखो डार्क हॉर्स किसके लिए यूज करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा ओपन नहीं रहता, अपने बारे में कोई चीजें ज्यादा नहीं बताता है, तो डार्क हॉर्स उसके लिए यूज होता है। और ऐसे पर्सन्स के लिए यूज होता है जो बाद में, पहले तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बट बाद में वो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर या फिर उनमें बहुत सारे टैलेंट या एबिलिटीज होती हैं जो कि बाद में पता चलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ब्लैक हॉर्स नहीं हो सकता, अननोन पर्सन नहीं हो सकता है, नाइटमेयर नहीं हो सकता है, एंड अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, ठीक है, कंप्यूटर नहीं कॉम्पिटिटर होगा यहाँ पर, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर जो कि देखा नहीं गया है। फोर्थ आंसर हो सकता था अननोन पर्सन, लेकिन तब जब यहाँ पर नहीं होता, यहाँ कंप्यूटर नहीं है, कंपिटिटर है, तो कंपिटिटर, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अननोन पर्सन विद वेरी गुड एबिलिटीज या फिर विद टैलेंट्स, तो यही करेक्ट आंसर होगा, एन अननोन पर्सन हु विंस, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस मतलब क्या होता है, आप रन अक्रॉस किए मतलब कि क्या किया आपने, टू रन अक्रॉस मतलब टू मीट बाय चांस। रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू मीट बाय चांस, ठीक। टू गेट वंस ओन बैक, वंस ओन बैक मतलब कोई चीज जो आपसे छूट गई थी उसको आप वापस पालो, तो इसके लिए क्या होगा, हाँ प्रवीण मॉल ने बिल्कुल करेक्ट यूज किया है कि बहुत सारे डार्क हॉर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे, करेक्ट है। चलो टू गेट वंस ओन बैक मतलब होता है कोई भी चीज आप वापस पालो, तो रिवेंज के सेंस में होता है टू गेट वंस रिवेंज, ठीक है। टू गेट वंस ओन बैक मतलब टू गेट वंस रिवेंज, ठीक है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, आप लोग स्टीयरिंग देखते हो, स्टीयरिंग होती है ना, गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग आप चलाते हो इधर उधर, तो स्टीयर करना होता है मतलब कि चलाना। क्लियर ऑफ मतलब कि बच करके, किसी से बच करके जब आप गाड़ी को चलाओगे तो क्या बोलोगे, आपने क्या किया, कुछ चीजों को अवॉइड किया, तो अवॉइड करने के सेंस में आता है टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट मतलब क्या होता है, पीछे हटना, लड़ाई झगड़े से पीछे हटना। और टू बीट ए रिट्रीट मतलब उसको भी जब आप हरा दो, मतलब क्या आप बहुत ज्यादा पीछे हटे या फिर डर की वजह से भाग गए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू रन अवे इन फियर। टू रन अवे इन फियर होता है टू बीट अ रिट्रीट, ठीक है। तो 60th का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आना चाहिए, टू विड्रॉ इन रिपीट और इमिलेशन, टू रन अवे इन फियर। टू रन अवे इन फियर करेक्ट आंसर आपका आएगा। इसके बाद आपकी एरर का पार्ट स्टार्ट हो गया है, एरर आपको कमेंट करना है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। 1 2 3 4 सभी को आंसर्स करने हैं। बहुत अच्छी एरर्स हैं, देखो आज की क्लास में जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो आज की क्लास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, और क्लोज टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पैराजम्बल्स करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में आपको लगभग हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एकदम बेस्ट वाली मिलने वाली है, तो पूरी क्लास को आज आप देखना, और सभी को आंसर्स भी कमेंट करने, सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने हैं। और जो पैराजम्बल्स हैं वो आपके प्री लेवल पे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आइदर आया है, तो आइदर के साथ आप क्या कहोगे, सर एंड नहीं आएगा, एंड की जगह पे क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, तो यहाँ पर एंड की जगह पर क्या आ जाएगा, और, ठीक है। आइदर के साथ आता है और। चलो तो बात समझ में आ गई, पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट। बाउंड टू अफेक्ट, अफेक्ट क्या यूज हो रही है, एज ए वर्ब यूज हो रही है, तो बाउंड टू अफेक्ट है, तो बाउंड टू अफेक्ट होगा, ना कि इफेक्ट, ठीक है। तो बाउंड टू अफेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज नहीं होता है, एज के साथ आप कौन सी डिग्री यूज करते हो, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो, एज गुड एज बेटर एज नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओगे, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखो, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यहाँ पर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ना होकर के फ्रॉम, आप इसको याद रखो हमेशा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये फ्रॉम आपको यूज करना है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो रॉन्ग होता है, यहाँ पर फ्रॉम आप हमेशा लगाओगे, ठीक है। फ्रॉम का यूज करना है, जब भी आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे फ्रॉम यूज होता है, विद नहीं होगा। व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अब आगे का सेंटेंस करेक्ट है, बाय हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, फ्रॉम का यूज करना है। करेक्शन आपको हमेशा इस क्वेश्चन में मिलेगा, और ये फ्रॉम में ही आएगा, हमेशा इसका आंसर फ्रॉम आता है, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, यही करेक्ट आंसर है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, 5 से लेकर के आपको आंसर करने हैं कहां तक, 8 तक, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं हर एक स्लाइड में, फटाफट सभी को आंसर करने हैं। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प,
वी डिड हेल्प होता है क्या? मैंने आपको बताया डू डज ये सब भी आ जाएंगे तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी कुछ भी आपको नहीं उसमें चेंज करना। वी डिड हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगे, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। तो क्या होना चाहिए करेक्शन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्सेप्टेड के साथ आता है बाय और एक्सेप्टेबल के साथ आता है टू। अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, आप ये लिख सकते हो, ये करेक्ट है, या फिर आप लिखोगे एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, या फिर आप क्या बोलोगे? एक्सेप्टेबल टू। तो करेक्शन क्या होगा? यहां पर करेक्शन होगा फर्स्ट पार्ट में एरर है। चलो सेवेंथ में आ जाओगे, सेवेंथ का आंसर आप सभी को करना है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। डिड डू डज ये जब भी आ जाएंगे तो इनके साथ आप जो भी करेक्शन होता है वो वर्ब की फॉर्म में ही होता है, उसको आप हटा लेते हो, ठीक है। एक्सेप्टेबल कर सकते हो एक्सेप्टेड की जगह पर, या टू की जगह पर बाई कर सकते हो, दोनों ही करेक्शन है, दोनों ही आप करेक्ट कर सकते हो, दोनों में कोई भी रॉन्ग नहीं है। अनलेस के साथ नो यूज नहीं होता है, अगर होता तो वहां पर एरर होती, यहां पर नो नहीं यूज हुआ है, ठीक है। इतना पार्ट में देखो, इतने में नहीं हुआ, उसके आगे तो एन आर्बिट्रेटर है, वो अलग हो गया है, ठीक है, वो नो के कोई सेंस नहीं है वहां पर। आपने ये देखो, ये सेंटेंस आपका यहाँ बोथ द पार्टीज, अब इसके बाद है अनलेस द इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर, वो एक नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो सेवेंथ में आ जाओ, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज। अब देखो यहाँ पर क्या वॉज आ गया, पास्ट में था, यस्टरडे भी पास्ट में बोल रहा है, ही ट्राइज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही ट्राइड, ठीक है, ही ट्राइड। एट्थ क्वेश्चन में आ जाओगे, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट सीन। तो करेक्शन क्या होगा भाई एट्थ क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना चाहिए। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है मतलब क्या? बहुत सारा है, प्लूरल है, तो वॉज नॉट होगा कि वर नॉट? तो यहां पर आप करेक्शन करोगे, वर यहां पर यूज होना चाहिए वॉज की जगह पर। करेक्ट है, सभी के आंसर्स आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, 9 से 12 तक सभी को आंसर करने हैं। देखो 1 घंटे की क्लास में आप पाओगे कि 80 क्वेश्चन अप्रॉक्स हो जाते हैं। पैरा जंबलिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसको आप खुद से करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि पैरा जंबल्स को क्या है, समझाना उतना टाइम टेकिंग है, जबकि उसको खुद समझना बहुत आसान है। जब मैं खुद करता हूँ तो 5 मिनट में लगभग 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब समझाना होता है उसको तो बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश यही करना, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं। 5 मिनट में आपको लगभग हर 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आप पाओगे कि 2 से 3 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन से आपको आंसर करना है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को करना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझना भी होगा आपको। प्रीवियस क्लासेस भी आप सभी लोगों को देखनी है। इसके बाद अब क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो अब हम लोग इतनी लेंदी क्लासेस नहीं करेंगे, अब शॉर्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे। 15 मिनट के अंदर आपका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेंस में या प्री में जो भी आया हुआ होगा 2017 में प्री में, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो उन्हीं के पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड, यहां पर क्या आई आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, यहां पर क्या हुआ, आपने क्लॉज यूज किया, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। अब आपने यूज किया एंड। जब आप एंड यूज करते हो और इसके पहले आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करी है, तो अगली बार में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देन एंड देन डू नॉट इवन, तो डू का यूज नहीं करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, आप क्या बोलोगे, वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। तो वुड नॉट लिखने की वजह से वुड आपने कॉमन ले लिया है, वुड आपने हटा लिया बाहर, वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज। तो ये जो डू यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो वुड वर्क नहीं कर सके, वुड यहाँ पर वर्क कर सकता है, तो डू नॉट की जगह पर आप क्या करोगे, वुड नॉट करोगे, और वुड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से यूज हो चुका है। तो क्या करेक्शन हो जाएगा, देन डू नॉट की जगह पर देन नॉट इवन अपोलोजाइज। बात समझ में आ गई। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, ये करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। थर्ड पार्ट में करेक्शन करनी है। 10th क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो इन सर्च सम जॉब नहीं होता है, इन सर्च ऑफ सम जॉब।
चलो 11th पे आ जाओगे, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। अराइव के साथ टू नहीं आता है, अराइव के साथ आता है एट, अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पे आ जाओगे 12th पे, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग है यानी कि पैसिव में है, तो क्या हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय। ठीक है, यहां पर आपका प्रेजेंट में ही चल रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो करेक्शन यहां पर आपको समझ में आया किस पार्ट में होगा, थर्ड पार्ट में करेक्शन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे 13 से लेकर के 16 तक, 13 से 16 तक सभी को सॉल्व करने हैं और सब फटाफट आंसर कमेंट करोगे। चलो वेट नहीं करना है, फटाफट आंसर बताने। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। देखो फीमेल्स यूज हुआ है, मतलब पूरी एक काइंड ऑफ उन्होंने बोला है कि फीमेल्स को हम लोग नहीं अपॉइंट करते हैं इन आवर कॉलेज, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। ठीक है, नो एरर आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 13th में फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसमें चेंजेस करते हैं, ये करेक्ट है, फीमेल्स करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है करेक्शन है तो क्या करेक्शन होना चाहिए फिर वो भी आपको कमेंट करना है। चलो 13th में नो एरर है, कोई भी करेक्शन नहीं है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, नो एरर इसका आंसर एसएससी ने दिया है। ठीक है, वुमेन होता तो करेक्शन करना पड़ता आपको फीमेल, क्योंकि वुमेन क्या है, वो डिफाइन करता है एक एज ग्रुप या फिर एक क्वालिटी डिफाइन करता है, फीमेल क्या है पूरी जनरेशन को बताता है, इस वजह से फीमेल्स करेक्ट है, वुमेन होता तो उसको आपको करेक्शन करना पड़ता। ठीक है, 13th नो एरर आएगा। 14th में आ जाओगे, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन, नहीं एंग्री विद, एंग्री के साथ क्या आता है, विद, एंग्री विद समवन, एंग्री एट सम बिहेवियर। ठीक है, एंग्री एट समथिंग आता है, एंग्री विद समवन। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओगे 15। 15 में क्या है, नो सूनर आई हैड, नो सूनर, ये जितने भी वर्ड्स हैं मैंने आपको बताया था, इनमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। नो सूनर के साथ क्या आएगा, हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। ठीक है, तो नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। ओके, चलो 16 पे आ जाओ, कंप्यूटर एजुकेशन इज इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। अब देखो ये सेंटेंस कैसा है, ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, इसमें करेक्शन एसएससी ने बट पार्ट 3 में किया है, जबकि ये सेंटेंस एज इट इज अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट है, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें एसएससी ने मच की जगह पर मोर का यूज बोला है, लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड। तो यहाँ पर 16th में क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट में करेक्शन होना चाहिए, और वो क्या होगा, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड। तो करेक्शन क्या होगा, लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड, ये बोला गया है, हालांकि लीव्स मच टू बी डिजायर्ड ये भी करेक्शन होता है। 13th पास्ट में है, देखो भाई 13 फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर, यहाँ पर पास्ट में नहीं है, ये पास्ट का सेंस नहीं है, पैसिव का सेंस है, पास्ट नहीं है। 16 क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो रही है ना, कंप्यूटर एजुकेशन है तो लीव्स करेक्ट है। एजुकेशन को आप कैसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे ना, लीव नहीं होगा, कंप्यूटर एजुकेशन लीव्स करेक्ट है, कंप्यूटर एजुकेशन लीव्स रहेगा, उसको लीव नहीं करेंगे, तो लीव्स को आप लीव मत करो, वो करेक्ट है। चलो 17 से लेकर के 20 तक आपको आंसर करना है, 17 से लेकर के 20 तक। 17 का आंसर आ भी चुका है, इनटू की जगह पर क्या कर दोगे, इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो क्या है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको सभी लोग अटेम्प्ट करोगे। 19 क्वेश्चन को पढ़ो, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर्स। तो 10 सालों से रह रहे थे, सिंस 10 ईयर्स या फिर फॉर 10 ईयर्स, तो आप कहोगे फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। 18 का सभी लोग करेक्ट आंसर करोगे, मैं वेट कर रहा हूं 18 का। ऋषि श्रीवास्तव मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि आएगा बहुत जल्द, सर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द वो अपलोड होगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन का आंसर होगा फॉर। 20th का क्या होगा, द पेशेंट वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड के साथ क्या आ जाएगा, बाय। ठीक है, एकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये सब तो करेक्ट हो गया। 18th में क्या आंसर कर रहे हैं, देखो 18th में आइदर और इनके साथ मैंने आपको बताया था, आइदर टेल द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पर आप देखो
और के बाद क्या यूज कर रहे हो, एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, तो यहां पर एटलीस्ट के बाद वर्ब नहीं यूज कर रहे हो, तो यहां पर आइदर के बाद भी आपको वर्ब नहीं यूज करनी है, ठीक है। आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए, आपका डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। यहां पर अगर वर्ब नहीं है तो वहां पर भी वर्ब नहीं होगी। तो करेक्शन हमेशा आप किस पार्ट में करते हो, आइदर वाले पार्ट में करते हो। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, उसी तरह से जो भी दो पार्ट वाले कंजंक्शंस होते हैं उनमें आप सेम चीजें दोनों जगह पर रखते हो। तो यहां पर करेक्शन क्या करोगे, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट। तो ये जो टेल मी है ये कहाँ आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा। यू मस्ट टेल मी आइदर द फर्स्ट स्टोरी, आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ टेल मी जो है ये पहले आ जाएगा और ए पार्ट में आपका करेक्शन होगा। 18th का ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओगे इसके आगे फटाफट क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन आपके क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आंसर करना है। ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन ही वॉज प्लानिंग। आपको बताना है ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी, वो मुझे लेकर के गया, टू अकम्पनी हिम ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन ही वॉज प्लानिंग। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, चलो भाई ओके। ऑन वन ओकेजन बताना है आपको, करेक्शन क्या होना चाहिए। He persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा हैड प्लान्ड, क्योंकि ये प्लानिंग उसने पहले करी होगी, उसके बाद वो उसको लेकर के गया होगा। और यहाँ पर उसने क्या कहा, ही परसुएडेड मी टू अकम्पनी, वो उसे लेकर के गया, तो प्लानिंग उसने उससे पहले करी होगी, तो हैड प्लान्ड आ जाएगा। सेकंड क्या है, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की बात है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू, और देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, नो फ्यूअर देन। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नो फ्यूअर देन। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओगे। थर्ड क्वेश्चन में करेक्शन करना है, व्हेन शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस शी वॉज स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट सोक्ड टू द स्किन। डिच का मतलब क्या होता है, नाली वगैरह के सेंस में आता है डिच। तो डिच में वो क्या हो गई थी, गिर गई थी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट नहीं, आउट स्ट्रेच्ड इन द डिच। तो करेक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए, आउट स्ट्रेच्ड इन द डिच, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओगे, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। तो देखो यहाँ पर बाय दिस टाइम यूज हुआ है। बाय दिस टाइम का आप यूज कैसे करते हो कि इस समय तक ये हो चुका होगा, आप बोलते हो बाय दिस टाइम सी विल हैव रीच द होम, ठीक है। बाय दिस टाइम सी विल हैव रीच द कॉलेज। तो इस तरह से अगर बाय दिस टाइम का यूज होता है मतलब इस समय तक ये काम हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बता रहा है अभी के सेंस में। अभी क्या है, टू लिटिल इज नोन, इस समय अभी इसके बारे में, ड्रग के बारे में, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो क्या बोलोगे, टू लिटिल इज नोन प्रेजेंटली, ये यूज होता है प्रेजेंटली अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, प्रेजेंटली करेक्ट आंसर होगा। बाय दिस टाइम हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं सभी को। ओके, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग करना ही छोड़ दो। गेट रिड ऑफ मतलब क्या होता है, किसी भी हैबिट से या किसी भी ऐसी चीज से जिससे आपको प्रॉब्लम होती है उसको छोड़ ही दो। तो छोड़ नहीं सकते हो भाई, शॉपिंग नहीं करोगे तो फिर थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम होने लगेगी। तो शॉपिंग तो आपको करना पड़ेगा। बस क्या कर सकते हो, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो क्या करो, कट डाउन ऑन, थोड़ा सा कमी कर लो, उसमें कमी कर लो, कट डाउन ऑन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। पुट अप विद नहीं, फिफ्थ का ए पार्ट होगा करेक्ट आंसर। सिक्स पे आ जाओगे, द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अब जो आपके पिताजी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्स्थ में, तो वहां पर करेक्शन क्या होगा, वो जो वॉइसेस हैं, वॉइसेस की वजह से आपको याद रखना है इरिटेट होता है। कोई भी बिहेवियर की वजह से हम लोग एनॉय होते हैं, जो वॉइसेस हैं या जो साउंड होता है उसकी वजह से इरिटेट का यूज करते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, लाउड एंड इंसेसेंट चैटर वरीज की जगह पे इरिटेट्स योर फादर, ठीक है। तो सिक्स का क्या हो जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। सेवेंथ पे आ जाओगे। सेवेंथ का आंसर क्या होगा, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। तो बट ऑल्सो के साथ आया है हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपको बट ऑल्सो के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट ओनली के साथ भी क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। तो नॉट ओनली के साथ देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पर है,
यहाँ पर तो नॉट ओनली के बाद कुछ है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, ये तो इम्प्रूव करना ही है। नॉट ओनली वेंट आ गया। अब आपको पता है इसमें भी क्या होता है, इन्वर्जन होता है, वर्ब पहले आ जाती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली डिड दे गो टू सी ए फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। Birds sit on the bough of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आता है, वो क्या है, बर्ड्स, ठीक। इसके आगे एंड लगा है तो सब्जेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं हुई तो मेन वर्ब आ जाएगी। फिल आएगा तो फिल हो गया। अब फिल के बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए। फिल देयर स्वीट नोट्स नहीं है, एयर से अपने स्वीट नोट्स नहीं भरते हैं, अपने स्वीट नोट्स से एयर को भर देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8th का सी पार्ट होगा, फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, ठीक है। तो 8th का सी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो आपने क्योंकि एंड से जोड़ा था तो यहां पर सिट ऑन द बोज ऑफ ट्री इन माय गार्डन, और इसके बाद ये दूसरा क्लॉज जोड़ रहे हो तो सेकंड आंसर नहीं आएगा, थर्ड आंसर आएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब, फिर आप ऑब्जेक्ट, और फिर अगर उसके लिए कुछ आप यूज कर रहे हो तो वो इस तरह से ही आपको लगाना होगा। चलो 9th क्वेश्चन से आ जाओगे। 9th क्वेश्चन से आंसर करने। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज ए स्पेस जाइंट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो स्पेस जाइंट नहीं होता है, स्पेस एनर्जी भी नहीं होता है, स्पेस फोर्स भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेस पावर, ठीक है। इंडिया कैसे एंटर करेगा, एज ए स्पेस पावर, ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस हैं जिनके साथ इन्वर्जन यूज होता है, ठीक है। आपको प्रीवियस जो कंजंक्शन की क्लास मैंने एक क्लास ली है उसमें कंजंक्शंस के बारे में बताया है, संदीप तमोली, आप उसको देख सकते हो, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो 10th का आंसर क्या होना चाहिए, 10th का आंसर क्या होना चाहिए, 10th का आंसर बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है। देखो 10th का आंसर आना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्यों नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मैनी आ के साथ आता है सिंगुलर और ये है मैन, करेक्ट। ये नहीं होगा, अ मैनी मैन भी नहीं होगा, मैनी अ मैन तो रॉन्ग ही है। 11th पे आ जाओगे। 11th का आंसर क्या होगा, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस नहीं होगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर यूज होना चाहिए। द हायर देखो कहां पर है, थर्ड पार्ट में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, आई प्रिफर टू राइड देन टू वॉक। अब देखो 10th का आंसर आ गया सभी का, नो इम्प्रूवमेंट। 11th का आंसर आ गया द हायर। 11th के बाद आ जाओ 12th पे, और 12th का आंसर आप सभी को करना है। चलो आर्टिकल वाली क्लास में मैंने ये सभी एग्जांपल्स लिए हैं आपको, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइसेस। एक आप क्लास को देखोगे और अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि जो भी चीज़ें मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाई हैं उसके बाहर चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो क्लासेस के जो नोट्स थे मेरे, वो मैंने नोट्स बनाए ही इसी तरह से थे कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें जो भी रूल या लॉ यूज़ हो रहा है उसी को मैंने वहाँ पर लिखा था। तो वो उन्हीं रूल से ही क्वेश्चंस बने थे, तो वो अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, ठीक है। 13th में आंसर क्या आएगा, 12th में आंसर क्या आएगा, देखो प्रेफर के साथ आती है टू हेल्पिंग वर्ब, तो आप राइडिंग टू वॉकिंग ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर टू राइड और टू वॉक लिखना था तो यहाँ रैदर देन अगर लिख देते तो ये करेक्ट रहता, आई प्रेफर टू राइड राइदर देन टू वॉक, ठीक है, तब ये करेक्ट रहता, नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर है 13 से लेकर के 16 तक। 13 से 16 तक का आंसर क्या आ जाएगा, आई प्रेफर टू राइड रैदर देन टू वॉक, ये आपका करेक्ट आंसर होता, प्रवीण मॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर द बेटर पे एंड सर्विस। तो ये स्ट्राइक पे चले गए, तो आस्क नहीं कर रहे होंगे, आस्क कर रहे होते तो स्ट्राइक पे नहीं जाते, ये लोग अब डिमांड करने लगे, डिमांड करते हैं तब लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज। डोमेस्टिक क्या होती है, फ्लाइट होती है आपकी, न्यूज अगर इंटरनेशनल बोल रहा है तो अब आपको कैसे बोलना पड़ेगा, नेशनल न्यूज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओगे। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। अभी इससे पहले भी यूज हुआ था, एंग्री के साथ एट नहीं आता है, एंग्री के साथ क्या आता है, विद, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओगे। ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट।
16th का आंसर बताना है। 16th का आंसर क्या होगा? 16th का सी। देखो भाई, एक ऐसा भी आपका क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का आता है जिसमें नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये सेंटेंस हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन एसएससी आपसे चाहता है कि इसको और इंप्रूव अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखोगे ही विथड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट। उसने क्या किया? जो सपोर्ट था उसका, उसको हटा लिया कहां से? एग्रीमेंट से। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, इनको सॉल्व करना है फटाफट। 17 पे, 17 मैनी इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन, मैन एक ऐसा एनिमल है जो क्या कर सकता है? हु कैन, यहां पे क्या होना चाहिए? हु कैन टॉक। ठीक है, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बहुत सारे लोग इस टाइम पर, संडे का दिन है, एंजॉय कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, बट अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, आंसर्स करेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आपको अब रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसी तरह से आप रिवीजन करते हो। आप खुद से भी अगर बैठ करके पढ़ोगे तो थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी या फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, बट अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका ये रिवीजन है और ये बेस्ट रिवीजन है। ठीक है, इसी तरह से आपको रिवीजन करना है, कॉन्टिन्यूस बने रहना है। 17 का फटाफट आपको आंसर करना है। देखो 17 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? बहुत सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, दैट होना चाहिए, कुछ लोग होम आंसर कर रहे हैं। 17 में क्या करेक्शन होना चाहिए? क्या नीड है करेक्शन की? मैन इज द ओनली एनिमल, लिविंग के पर्सन है ना, दैट लगाने की जरूरत क्या है? हु भी तो करेक्ट है, हु कैन टॉक, जो बात कर सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ठीक है, दैट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में ये करेक्ट सेंटेंस है। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, हु को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिडंट आइदर, इसकी जगह पे आप क्या कहोगे? नाइदर डिड आई डिडंट नाइदर नहीं लिखोगे, दो बार नो का सेंस नहीं आएगा आपके सेंटेंस में, आप क्या कहोगे? नाइदर डिड आई। 19 पे आ जाओगे, व्हेन द ओनर ऑफर्ड द टी द पियून डिनाइड इट। तो डिनाई करना, मना करना होता है, लेकिन जब कोई चीज ऑफर होती है तो उसको आप डिनाई नहीं करते हो, आप उसको क्या करते हो? 19 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई? ऑफर्ड टी है तो डिनाई की जगह पे क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। ऑफर को आप डिक्लाइन करते हो, और ये कैसे? आप जब हम्बली किसी चीज को डिनाई करते हो तो क्या हो जाएगा? क्या करेक्ट हो जाएगा? देखो दैट कैन टॉक हो सकता है, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं कि दैट रॉन्ग होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये भी करेक्ट है, हु कैन टॉक भी करेक्ट है, इस वजह से ये नो इंप्रूवमेंट जाएगा। अगर यहाँ पे हुम कैन टॉक या कुछ और होता और हु ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग दैट लगाते, बट अगर वहां पर हु है और वो अपने आप में करेक्ट है तो वहां पर दैट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नो इंप्रूवमेंट की जगह पर कुछ और फिट होता और हमें इंप्रूव करना ही होता तो हम दैट कर सकते हैं, बट हु अपने आप में करेक्ट है, उसकी जगह पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। डिक्लाइन द ऑफर होगा, डिक्लाइन करेक्ट आंसर होगा। 20th में आ जाओगे, डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। सस्पेक्ट मतलब डाउट होता है, लेकिन सस्पेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो सिंपली हम लोग बोलेंगे आई डू नॉट थिंक सो। आई डू नॉट सस्पेक्ट सो नहीं, आई सस्पेक्ट सो होता। अगर मुझे डू नॉट सस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? भरोसा है कि तुम्हें पता ही होगा, तुम्हें याद होगा, लेकिन डू नॉट सस्पेक्ट सेंस नहीं है। आई डू नॉट की जगह अगर सिर्फ सस्पेक्ट होता तो ये करेक्ट होता। आई सस्पेक्ट सो, मुझे ऐसा भरोसा नहीं है कि तुम्हें याद होगा ही, तो सस्पेक्ट होता तो वो ज्यादा करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलो इसके बाद क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट आपको फटाफट सॉल्व करने हैं। क्लोज टेस्ट में क्या आपको फिलिंग करनी है? करेक्ट आंसर्स के साथ। ठीक है, 139 में करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ए डिलाइट द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स विच केम टू द माइंड्स ऑफ दीज मेन, एंड ऑन द अदर हैंड it is amazing to see how they launched on boundless seas when they were unprovided with chart and compass. They were brilliant children who know little of the dangers of great world but are ready to undertake anything. These philosophers regarded all knowledge as their province and did despair of governing so great a realm. देखो भाई, ये बात हो रही है कुछ दो बच्चों के बारे में जिन्होंने कुछ अच्छी सी चीज करी है, उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट यहाँ पर आपको फिलिंग करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताने। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज ए डिलाइट। अब इट इज ए डिलाइट है, इसके बाद आपको चाहिए थी वर्ब, तो डिस्कवर द, इट इज ए डिलाइट
अब यहाँ पर टू डिस्कवर सबसे फिट बैठेगा, इट इज ए डिलाइट टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया है। 140 पे आ जाओ। इट इज अम्यूजिंग टू सी हाउ, अब यहाँ पर देखना है और आपको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। इट इज अमेजिंग टू सी हाउ, अब आगे क्या आएगा, रेकलेसली दे लॉन्च्ड, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज अम्यूजिंग टू सी हाउ दे। अब यहाँ पर ये लॉन्च्ड के साथ, लॉन्च्ड के लिए एडवर्ब आपको यूज करनी थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 140 का डी आएगा। टू डिस्कवर यहाँ पर आ जाएगा टू रेकलेसली दे लॉन्च्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड, दे लॉन्च्ड के आगे आपको भरना है ऑन बाउंडलेस सीज। तो दे लॉन्च्ड, किसको लॉन्च किया उन्होंने, किसको उन्होंने लॉन्च किया भी, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, दे लॉन्च देम, ऐसे नहीं यूज होता है। फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए, आप इस तरह से तो नहीं करोगे, देयर भी नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या है आपका, इसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन होता तो देयर आता, ठीक है। देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ही लॉन्च किया, तो दे लॉन्च्ड देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड, किससे अनप्रोवाइडेड थे, विद चार्ट एंड कंपास, दे वर ब्रिलियंट चिल्ड्रेन। अब ब्रिलियंट चिल्ड्रेन है तो 142 में करेक्ट आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 142 के लिए मैं वेट करूंगा, सभी लोगों को आंसर करना है। 142 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ओके, दे वर, ओके देखो यहाँ पर एक और चीज है जिसके बारे में अभी तक नोटिस नहीं किया था, द ओनली लगा हुआ है, ये बात एकदम करेक्ट है। द ओनली लगा है तो फिर हु की जगह पे दैट करना पड़ेगा भाई, द की जगह पे दैट करना पड़ेगा, ये तो एसएससी का आंसर फिर गलत होगा, ठीक है। द ओनली अगर आता है तो इसके बाद दैट ही लगाते हैं, ये बात भी करेक्ट आ गई है। तो द ओनली के साथ तो दैट आएगा, तब तो जो एसएससी का आंसर है उसको रॉन्ग मानना पड़ेगा और दैट इसको करेक्ट करना पड़ेगा। द ओनली के साथ हमेशा दैट आता है तो हु नहीं होगा, दैट हो जाएगा, ये बात करेक्ट है। द ओनली के साथ दैट लगता है, ठीक है। चलो वापस से आ जाओगे, दे वर क्या हो जाएगा, दे वर का आंसर क्या होना चाहिए, 142 का, 142 का। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, दे वर अगर आप लगाओगे टू, तो टू के साथ आगे फिर टू आता है, दे वर टू ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, टू इस तरह से करके आप होता है। और टू का यूज किस सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में, कुछ एक्स्ट्रा ही, कुछ ज्यादा ही, ही वाज टू स्लिम, कुछ ज्यादा ही पतला है, तो टू का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता है, टू का यूज नहीं होगा। वो बात कर रहा है बहुत अच्छे सेंस में, ब्रिलियंट चिल्ड्रन थे, ठीक है, तो टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, दैट, तो दैट भी ऐसे यूज नहीं कर सकते कि दे वर दैट ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु न्यू, तो दैट का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो लाइक का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है, दे वर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन, तो वो कैसे थे, लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों के दोनों जो थे वो लाइक ब्रिलियंट मतलब इक्वली ब्रिलियंट थे, ठीक है। दे वर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स, वो दोनों कैसे थे, लाइक ब्रिलियंट थे, ठीक है, मतलब इक्वली ब्रिलियंट, ओके। तो लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन ये करेक्ट आंसर होगा। और सो नहीं होगा क्योंकि सो के साथ या तो एज आता है या तो दैट आता है, इसके आगे क्या यूज हुआ है, हु, तो यहाँ पर हु यूज हुआ है तो फिर ये नहीं होगा। तो आप करेक्शन क्या करोगे, दे वर like brilliant children who know little of the dangers of the great world but are ready to undertake anything, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, the philosopher regarded all knowledge as their province and did despair, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 143 का। and did, देखो did जो nothing है ना वो यूज करेक्ट होता है and did nothing, लेकिन इसके आगे आना चाहिए था but, तो did nothing या फिर इसके आगे कुछ ऐसा सेंस आता तो करेक्ट था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, and did, यहाँ पर वर्ब आई है आपकी, डिड नॉट डिस्पेयर, ठीक है, और वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, और ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसको कंप्लीट आप डिड नॉट से ही कर सकते हो, क्योंकि डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ, हताश होना, ठीक है, होपलेस हो जाना या फिर हताश हो जाना, तो हताश हो जाने के सेंस में आप क्या बोलोगे। और वो लोगों ने क्या किया, दीज फिलोसोफर रिगार्डेड ऑल नॉलेज एज देयर प्रोविंस एंड डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट ए रेल्म, इतनी बड़ी जो रेल्म थी उसको गवर्न करने में वो डरे नहीं, हताश नहीं हुए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 143 का आंसर आएगा नॉट, यानी कि बी,
नन करेक्ट आंसर नहीं होगा, नन रॉन्ग है। नथिंग यूज हो सकता था लेकिन नथिंग से सेंस नहीं बनेगा। एंड डिड नथिंग डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट एलियम, उन्होंने कुछ और काम नहीं किया, ये तो सेंस नहीं बनेगा। इस वजह से नथिंग भी रॉन्ग है, नन भी रॉन्ग है, नो भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड डिड नॉट डिस्पेयर, वो डरे नहीं, हताश नहीं हुए और क्या किया? डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट एलियम, इतनी बड़ी रियल्म जो थी, इतनी बड़ी जो साम्राज्य था, उसको गवर्न करने में वो बिल्कुल भी डरे या हताश नहीं हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है आपके सामने, इसको फटाफट एक बार पढ़ोगे पहले। लाइफ इज फुल ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड, इफ ए मैन इज हैप्पी टुडे ही मे बी। अब यहाँ पर एक अगर पॉजिटिव है तो अगर अगला का बोला गया तो नेगेटिव हो जाएगा। द वेरी नेक्स्ट डे सम आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल वाइल अदर्स आर, अब यहाँ पर प्लीजेंट और जॉयफुल बोला गया तो अदर्स क्या हो जाएगा? दुख के सेंस में आएगा। if at one time a person finds himself on top of world, at the one time है तो another time या other time आएगा। ठीक है, he is depressed and downcast। तो आपको काफी हद तक समझ में आए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ कैसे एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं होता लाइफ में, एलाइड जुड़ा हुआ नहीं, एम्पलीफाइड बढ़े हुए नहीं, वेरिड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? वेरिड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ठीक है, ही मे बी, अब देखो सेंटेंस में कहां पे? स्ट्रेंज इन फैक्ट आर द वेज ऑफ गॉड, इफ ए मैन इज हैप्पी टुडे, अगर वो आज हैप्पी है तो कल क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा सैड हो सकता है, तो क्वाइट सैड आप बोलोगे। ही मे बी क्वाइट अनहैप्पी द वेरी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्या है? सम, अब सम के आगे आपको लगाना है क्या? सम आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल, तो लाइफ में आपको क्या मिलते हैं? टेंडराइजेस नहीं, रिचुअल्स नहीं, कस्टम्स की बात नहीं हो रही है, एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। सम एक्सपीरियंसेस आर प्लीजेंट एंड जॉयफुल, कुछ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो प्लीजेंट और जॉयफुल होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? वाइल अदर्स आर फुल ऑफ, तो अब आपको क्या लगाना है? अभी आपने पहले क्या बोला? प्लीजेंट और जॉयफुल, तो अगले कैसे होने वाले हैं? खराब होने वाले हैं। तो फुल, अदर्स आर फुल ऑफ, एथोस नहीं, इकोज नहीं, मैथोज नहीं, पैथोज, पैथोज मतलब दुख से भरे हुए। ठीक है, तो पैथोज एंड पेन। इफ एट वन टाइम अ पर्सन फाइंड हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट द, अब यहां पर क्या आएगा? सेकंड नहीं, अदर, अदर ऑप्शन आपका है सिर्फ, तो अदर भरोगे। एट द अदर टाइम ही इज डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट। बात समझ में आई? तो करेक्ट आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसके आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत ही अच्छे से आज हम लोग क्या करेंगे? पैराजम्बल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को सॉल्व करने हैं साथ ही साथ में, और करेक्ट आंसर भी करना है भाई सभी लोगों को। ध्यान से फटाफट आंसर करने हैं। पैराजम्बल्स में आ जाओगे। पैराजम्बल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। दिस डिसिप्लिन, देखो मैं आपको फिर से वही रूल समझाता जाता हूँ। दिस डिसिप्लिन है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखना है। तो दिस डिसिप्लिन है तो पी से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता, पी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिसिप्लिन। देखो जब भी डिस्क्रिप्शन आया, डिस्क्राइब करा जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, तो क्यू से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन psychological concepts that are used to modify or change an individual's behavior include operating condition, positive and negative punishment and positive and negative reinforcement। और एस में भी देखो आपका क्या है? सिंस साइकोलॉजी। सिंस साइकोलॉजी इज ए ब्रॉड फील्ड। यहाँ पर भी बात साइकोलॉजी के बारे में हो रही है, यहाँ पर भी बात साइकोलॉजी के बारे में हो रही है। ये दोनों जगहों पर क्या बात हो रही है? साइकोलॉजी से रिलेटेड। क्यू में क्या है? द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर उसको क्या किया गया? डिफाइन किया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया तो मतलब स्टार्ट किससे होना चाहिए? क्यू से। आपको क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, क्यू से करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई? आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट का। सभी लोगों को फर्स्ट का ए पार्ट करेक्ट आंसर लग रहा है कि नहीं? करेक्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा, लास्ट पार्ट नहीं होगा। आप बहुत बेसिक से देखो, आप बेसिक से देखोगे एस यानी कि सिंस से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफाइन करोगे। तो डिफाइन आपने कहा किया? द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड या डिस्क्राइब्ड एज। चलो तो फर्स्ट का आंसर ए पार्ट आना चाहिए सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसका आंसर आपको करना है। सभी लोगों को आंसर करना है। आपके एग्जाम की डेट तक ये सीरीज चलेगी, ठीक है? सभी को पढ़ते रहना है। अभी नेक्स्ट क्लासेस से मैं क्या करने वाला हूँ, इनको इस बार से मतलब नेक्स्ट क्लास से आपका जो भी क्लास है वो थोड़ा सा उसका टाइमिंग मैं छोटा करूँगा, क्योंकि क्लास आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो क्लास थोड़ी सी छोटी करने वाला हूँ। बस आपको सैम्पल पेपर्स होंगे और कोशिश करूँगा रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूँ, ताकि आपको जितना हो, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर पॉज करो और उस जगह पर अपने आंसर्स निकालो, देन प्ले करो, ठीक है? चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या हो जाएगा?
द मुगल एम्पायर वॉज एक्सटेंसिव बट इट हो जाएगा यहाँ पर, बट इट वॉज नॉट इंटीग्रेटेड. It was rather an agglomeration of territories bound together by a common administration and a common ties to the imperial authority. The strong hand of the emperor or held the country together, compelling obedience from the nobles who governed the provinces. देखो यहाँ पर सब कुछ एकदम कनेक्टेड है, सब कुछ कैसा है, बिल्कुल कनेक्टेड है. यहाँ पर आपकी बात आई नोबल्स की, इसके बाद देखो यहाँ पर नोबल्स फिर से आ गया, तो यहाँ पर ये चीज कनेक्ट हुई. स्टार्ट भी आपने कैसे करी, इट जो है इट से स्टार्ट नहीं हो सकता था, क्यू से आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन से आप स्टार्ट कर रहे हो. मुगल एम्पायर के बारे में आपने बताया एक्सटेंसिव बट इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड. तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल कैसे हैं, अपने आप में क्रम में लगे हुए हैं, और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, PQRS, सॉरी PRQS नहीं, PQRS. PQRS आपके ऑप्शंस में नहीं है, वैसे ये करेक्ट लगे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे भाई. थोड़ा बहुत चेंजेस क्या कर सकते हो, 72 में द मुगल एम्पायर, इसका करेक्ट आंसर फिर आप क्या करना पड़ेगा, पी से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि यही आपका करेक्शन है. तो इसके बाद इसमें पी से अगर PRQS है तो PR, तो देखो पी से स्टार्ट होने वाले दो सेंटेंस है आपके पास, पी के बाद आर आ रहा है. देखो पी के बाद वैसे तो करेक्शन ऐसे ही लग रहा है कि PQRS कनेक्टेड है, बट पी के बाद देखो आप आर है, और आर के बाद आपका एस आना चाहिए, आर के बाद एस आना चाहिए, तो आर के बाद एस यहाँ पर है, तो आर के बाद एस यहाँ पर है, तो सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PRSQ होना चाहिए. ठीक है, तो PRSQ ये इस तरह से बैठेगा. देखो आर के बाद एस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोबेल्स से स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था, और यहाँ पर उसके आगे नोबेल्स से ही रिलेट करते हुए स्टार्ट किया था. ठीक है, तो ये RS का जो पेयर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला, RS का पेयर है ऋषि श्रीवास्तव, तो RS का जो पेयर है वो आपको सिर्फ इसी में मिलेगा, और स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है वो P से होगी, तो P के बाद RS आपको थर्ड पार्ट में मिल रहा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, नेक्स्ट का आंसर करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो व्हेन द कम्युनिटी और रिलीजन इज यूज्ड टू फर्दर. इट इज ऑल्सो है, तो इट इज ऑल्सो से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता है, P पार्ट ऑप्शन में भी नहीं है. नेक्स्ट क्या है, बट कम्युनल फीलिंग, ये भी आंसर नहीं हो सकता है. इट इज ऑल्सो नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ देयर ओन, ये भी आंसर, स्टार्टिंग इस तरह से भी हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एक ही तरह से स्टार्टिंग हो सकती है एस से, कम्युनलिज्म इज नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन कम्युनिटीज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का, स्टार्टिंग आपकी एस से होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर ही आपका सब्जेक्ट आया है कम्युनलिज्म. इसके अलावा हर जगह आप देखोगे बट स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट हो रहा है, तो एस से आपका स्टार्ट होगा सेंटेंस, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SRQP. आपको एस कहीं और मिल ही नहीं रहा है, तो इसी तरह से आप करेक्ट आंसर बता सकते हो. इंट्रोडक्शन का ही पार्ट आप सिर्फ सर्च करोगे और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, बाकी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आपको तब भी करेक्ट आंसर वही मिलेगा. नेक्स्ट पे आ जाओगे फोर्थ में, when one gets solved or nears the solution, others start raising its ugly head. तो ये स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस नहीं लग रहा है. थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यहाँ पर भी थोड़ा सा उतनी चीज़ें रिलेटेड नहीं है. टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम, तो ये किसके लिए बोला गया है, यहाँ पर नहीं है, ये भी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, तो आर से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एक कट गया. थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और लास्ट क्या है, द नीड ऑफ द डे इज टू गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच विद टेकिंग स्टेप्स टू सॉल्व द पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद टफ स्टेप्स एंड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट. तो यहाँ पर भी टेररिस्ट का यूज हुआ है. अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो भाई क्या करना है आपको, इसमें आपकी स्टार्टिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप या तो Q से कर सकते हो या फिर S से. यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो S से आप स्टार्ट नहीं करोगे, Q के आपके पास दो ऑप्शन है, और Q के बाद आप देखो Q क्या है, थ्रेट्स टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो Q के बाद एक तो P ऑप्शन है, व्हेन वन गेट्स सॉल्व्ड. अब देखो ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, थ्रेट्स जो है वो क्या है, आर इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और जब एक सॉल्व होता है तो दूसरा क्या होता है, और नियर्स द सॉल्यूशन अदर स्टार्ट रेजिंग. यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी थ्रेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक जैसे ही सॉल्व होता है या सॉल्व होने वाला होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है,
दूसरा क्या करता है, स्टार्ट रेजिंग इट्स अगली हेड। तो क्यू के बाद पी आना चाहिए, ये बात कंफर्म हो गया। तो क्यू के बाद पी आपको एक ऑप्शन में मिल रहा है, क्यू के बाद पी यहाँ पर भी मिल रहा है और कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब इन दोनों में आपको चेक करना है, ठीक है। एस के बाद आर आ रहा है, तो द नीड ऑफ द डे इज टू गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो एस के बाद आर तो आएगा, लेकिन एस के बाद आर तो यहां पर भी है। अब आपको ये देखना है कि स्टार्ट किससे करोगे, तो आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट जो है वो क्यू में आपको ज्यादा बेटर मिल रहा है, इंट्रोडक्शन क्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो क्यू पी एस आर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्यू पी एस आर। ओके चलो, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। 5th क्वेश्चन है पैराजम्बलिंग का, इसको सभी लोगों को आंसर करना है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज राइटली कॉल्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंचुरी एज इट हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन एंड यूज इन एवरी वॉक ऑफ सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड the world appears to have shrunk into a global village. It is really a landmark achievement that more than 6 billion population of the world। तो ये जो लैंडमार्क, ये आर से भी आपका सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता क्योंकि इट इज आ गया, ठीक है। तो ये एक पार्ट तो आप हटा लोगे। द विजडम ऑफ वाइजेस्ट इज टुडे अवेलेबल टू स्टूपिडेस्ट ऑफ द पर्सन, thus ushering in an era of real equality of opportunity to all। चलो सभी लोगों को आंसर करना है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो क्या होना चाहिए, देखो आर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बात तो आपको कंफर्म हो गई। आप स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है पी और एक है क्यू। तो पी से स्टार्ट करोगे क्या, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है पी से स्टार्ट। डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड द वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो ये भी आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो और पी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट पी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा आपसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप बता रहे हो, तो स्टार्ट आप पी से करोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसको आप एक बार चेक कर लो। जनरली जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो आप पी से एक बार पहले चेक करके इसको हटा लो, अगर ये करेक्ट नहीं बैठेगा तो इसको आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, पी को चेक करो। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे इज राइटली कॉल्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ सेंचुरी एज इट हैज फाउंड द एप्लीकेशन एंड यूज इन एवरी वॉक सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड वर्ल्ड अपीयर्स टू हैव श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज, ठीक बैठ रहा है। इसके आगे इट इज रियली अ लैंडमार्क अचीवमेंट। अब ये लैंडमार्क अचीवमेंट क्या है कि जो डिस्टेंस है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है और वर्ल्ड क्या है बहुत छोटा सा लगने लगा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। दैट मोर देन 6 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड विल सून बी लिविंग इन अ वर्चुअल विलेज। तो ये करेक्ट बैठ रहा है पी क्यू आर एस, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। 5th का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपके पास दो ऑप्शन है तो आप जो तीसरा है, जो बच रहा है, जो लग रहा है हो सकता है, उससे आप चेक कर लो और वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके करेक्ट है। 6th पे आ जाओगे। 6th का आंसर करना है सभी को भी। 6th क्वेश्चन इजी है, छोटा क्वेश्चन है, जितना छोटा हो जाएगा उतना आपको कम पढ़ना पड़ेगा और उतना ही ये इजी होता चला जाएगा। चलो सभी को आंसर करना है। चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स आर लाइक्ड बाय वन एंड ऑल। तो चिल्ड्रन की बात हो रही है तो आपका स्टार्ट किससे होना चाहिए, चिल्ड्रन से ही होना चाहिए। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड आया, दे नहीं हो सकता, देयर फॉर द पब्लिक स्कूल्स भी नहीं होगा, तो स्टार्ट आपको किससे करना पड़ेगा, चिल्ड्रन से ही आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट आपके किससे होना चाहिए, चिल्ड्रन से होना चाहिए ना, तो चिल्ड्रन से स्टार्ट होता हुआ एक ही सेंटेंस है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो चिल्ड्रन ही होगा, तभी आप इसको स्टार्ट कर पाओगे। 6 का ए पार्ट आंसर होगा। बिल्कुल पेयरिंग से ही ढूंढना चाहिए और वही करेक्ट तरीका भी होता है। 2-3 चीजें और आपको देखनी होती हैं, जैसे देयर फॉर वगैरह हैं, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कंक्लूड करने के लिए यूज होता है, जिनका यूज होता है किसी भी आंसर को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन वाले पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। कभी भी इंट्रोडक्शन या पहले पार्ट में आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हो, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान देनी। 7th क्वेश्चन पे आ जाओगे। Taking this as a small example, we need to set up an action plan on a war footing. Taking this, अब this आ गया मतलब आपने यहाँ पर किसी चीज का यूज किया, तो ये आपका स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। Our country had earlier faced, अब देखो यहाँ पर ये पास्ट में बात आ गई, ये बात पास्ट में आ गई है और टेकिंग दिस एज वी नीड टू सेट अप ये प्रेजेंट में है, तो आप पास्ट वाली चीज को पहले लिखोगे, ये आपका पहले आएगा, ये आपका स्टार्टिंग हो सकती है। इसके आगे क्या, बट अवर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप हैज ऑलवेज बीन, ये आपका स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बेट से स्टार्ट हो रहा है। द नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑलरेडी इन टच विद सर्वर मिनिस्ट्रीज लाइक होम, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा टू ड्रा प्लान्स। अब देखो यहाँ पर आपका आया प्लान्स और यहाँ पर आई है प्लानिंग,
ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, यानी कि एस के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। यहां पर जिस चीज से एंड हो रहा है यहां पर उसी चीज के बारे में बता रहा है। और स्टार्टिंग हमेशा आप पास्ट से करोगे, अ कंट्री हैड अर्लियर फेज्ड, तो क्यू से आपकी स्टार्ट होनी चाहिए और एस आर आपको मिलना चाहिए। तो क्यू से यहां पर स्टार्ट है, यहां से भी स्टार्ट है, लेकिन आर एस मिल रहा है, ये रॉन्ग है। आपका होगा क्या, क्यू पी एस आर। करेक्ट आंसर सेवेंथ का क्या हो जाएगा, सेवेंथ का ए पार्ट करेक्ट आंसर आएगा क्यू पी एस आर। ठीक है, सेवेंथ क्या है, टेकिंग इनटू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्यू पी एस आर। चलो भाई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओगे एट्थ आपको बताना है, करेक्ट आंसर करना है एट्थ का सभी लोगों को। पैराजंबल्स हैं, फटाफट आंसर करना है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है, इससे आने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आपको करनी चाहिए। सभी लोगों को आंसर करना है। बट आवर बिहेवियर, गुड और बैड, certainly shapes our persona and determines our personality. If one is helpful or polite and considerate in one's actions towards fellow beings, one is known as a kind person. The converse is equally true. अब देखो यहाँ पर ये बात क्या बोल रहा है कि अगर एक काइंड पर्सन है तो कन्वर्स यानी उसका जो उल्टा है वो भी इक्वली ट्रू है, एंड ए मीन। तो यहाँ पर आपको एक मिला क्या, पेयर। क्यू के बाद आर आएगा, ये आप 100% कंफर्म हो गए। क्यों कंफर्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक की डेफिनेशन दी और कन्वर्स इज इक्वली ट्रू। मीन, रूड और सेल्फिश पर्सन क्या होता है, बैड की तरह होता है। तो क्यू के बाद आर आना है, ये हम लोग क्या हो गए, कंफर्म हो गए कि 8th क्वेश्चन में क्यू के बाद आपका आर आना चाहिए। इसके आगे आपको पेयर ढूंढना है। देखो क्यू के बाद आर आपको देखो सभी ऑप्शंस में मिल रहा है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर और क्यू आर, ये तो सभी में मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा कि किस सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए। क्या पी से स्टार्ट हो सकता है, क्या पी से स्टार्ट हो सकता है भाई, आपका क्वेश्चन क्या पी से स्टार्ट हो सकता है। तो पी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, बट अवर बिहेवियर से स्टार्ट तो होगा नहीं। तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए। अब बचा आपके पास क्या है, एस। तो एस से स्टार्ट होगा, तो एस से स्टार्ट होगा। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ रूट्स इन एनी गिवन प्लेस हैव मेड अस इंक्रीजिंगली इंडिफरेंट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड लेड अस टू अडॉप्ट एन एपैथेटिक एटीट्यूड टू मोस्ट थिंग्स। अब यहाँ पर ये बात हो रही है आपकी फीलिंग्स के लिए, जो जिसकी वजह से आप क्या हो गए हो, अपैथेटिक हो गए हो, अब उदासीन हो गए हो, एटीट्यूड इस तरह का अपना लिया है। लेकिन बट अवर बिहेवियर, गुड और बैड, सर्टेनली शेप्स आवर पर्सोना। तो ये जो सेंटेंस है इसके आगे यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव बात थोड़ी सी हुई और बट के बाद आपने उसी चीज को अगेंस्ट उसके बोल दिया, और बिहेवियर गुड और बैड सर्टेनली शेप्स आवर पर्सोना एंड डिटरमिन्स आवर पर्सनैलिटी। तो एस के बाद आपका आना चाहिए पी, फिर क्यू और आर। तो एस के बाद पी आएगा और फिर क्यू और आर से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर इस वाले पार्ट में देखोगे तो आर के बाद आप पी नहीं लगा पाओगे। आर क्या है, अपने आप में क्यू का कंप्लीट कर रहा है, क्यू को कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद आप पी लगाओगे तो ये करेक्ट नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। एस पी क्यू आर ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द इंग्लिश लिखा हुआ है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, अंग्रेजों के बारे में बात हो रही है। द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन on modern lines. They established the first printing press and newspaper in India. One of the most beneficial result of British rule was the press further. अब देखो यहाँ पर बात हुई द प्रेस की, और प्रेस की बात कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई है। तो मतलब ये दोनों क्या है, रिलेट कर रहे हैं। और इसमें आपको देखो 9th क्वेश्चन में स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो सकती है, आपको बताना होगा कहाँ पे, द इंग्लिश से कर सकते थे, लेकिन द इंग्लिश से भी पहले आप देखोगे यहाँ पर यूज हुआ है द ब्रिटिश रूल के। आप पॉजिटिव चीजें गिना रहे हो कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई वहां पर। तो वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। और मॉडर्नाइजेशन में हुआ क्या, तो वहां पर आप बता रहे हो द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन मॉडर्न लाइंस। तो आर से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। तो आर से देखो दो जगह स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, पी से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट आर ज्यादा परफेक्ट बैठेगा। और यहाँ पर आपको आर के बाद चाहिए एस, तो आर के बाद एस नहीं, सॉरी, क्यू के बाद एस चाहिए, क्यू के बाद आपको चाहिए एस। तो क्यू के बाद एस कहाँ पर है, दोनों पार्ट्स में है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या फिट बैठेगा। 9th क्वेश्चन में क्या होना चाहिए भाई, 9th क्वेश्चन में आप बोलोगे कि आर के बाद पी फिट आएगा। दे स्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया।
और इसके बाद क्या आएगा पी, द इंग्लिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद आएगा द प्रेस फर्दर डेवलप्ड। तो ये करेक्ट आंसर होगा, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत अच्छा है। इसी तरह की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, इसको सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना है, एक भी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है, सभी को इसको करेक्ट आंसर करना है। क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर बताना है। इट अफोर्ड्स अस अ ग्लिम्स इनटू एक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज, कैरेक्टर्स ऑफ द पास्ट। तो इट अफोर्ड्स है, इट आ गया, इट से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज है, फिर से इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। व्हेन से भी स्टार्ट आप नहीं करोगे तो आप इससे किससे स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट मिला है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो आर तो आपका स्टार्टिंग में आएगा, ए या बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। इसके आगे आप देखो, हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट स्पेशली इन कनेक्शन विद ह्यूमन रेस, तो आर के बाद क्या क्यू आएगा, क्यू पढ़ोगे, क्यू क्या है, इट इज ऑलमोस्ट एज इफ सच एक्ट्स एंड आइडियाज वर mean to occur over and over again in different centuries though in a slightly different manner each time, ठीक है, ये भी कुछ सेंस बन रहा है। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ, तो ये उतना सेंस नहीं बन रहा है, ये तो कुछ किसी और चीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। आर के बाद क्यू उतना सेंस नहीं है, आर के बाद पी को चेक करोगे, हिस्ट्री के बारे में बोला, और उसके बाद इट अफोर्ड्स अस ए ग्लिम्स इनटू एक्ट्स, ये करेक्ट है, हिस्ट्री हमें अफोर्ड कराती है क्या, ग्लिम्स इनटू एक्ट्स, तो बी पार्ट ज्यादा करेक्ट है, ए पार्ट उतना करेक्ट नहीं, ठीक है। तो ए पार्ट में क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट एज इफ सच एक्ट्स एंड आइडियाज, और तो यहां पर इस चीज के बारे में बात नहीं हो रही, तो आर के बाद आएगा पी, पी करेक्ट होगा, तो आर के बाद पी के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या होना चाहिए, आर पी क्यू एस, या फिर आर पी और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो आर पी कहीं और नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आर पी एस क्यू होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लोगे, हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट स्पेशली इन कनेक्शन विद ह्यूमन रेस, it affords us a glimpse of into acts, events, ideas, characters of the past, thus helping us to know more about those centuries gone by. It is almost as if such acts, हाँ ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है जैसे कि वो पास हुए हों अभी अभी। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ सच एक्ट्स एंड आइडियाज वर मेंट टू अकर ओवर एंड ओवर, तो आर पी और यहाँ पर इसके बाद पी के बाद आया है एस। When we trace history right from its beginning to recent times, we cannot fail to notice that some इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स हैव शोन ए रिपीटेटिव क्वालिटी, इट इज ऑलमोस्ट, तो ये और इसके साथ परफेक्ट बैठेगा। इसके बाद आप लगाओगे आर पी एस क्यू, यहाँ पर देखो बोल भी रहा है कि रिपीटेटिव क्वालिटी, और ये कैसा लगता है जैसे कि वो बार बार अकर हो रहे हो, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट सेंचुरी में और डिफरेंट मैनर में हो रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आपका क्या होगा, आर पी एस क्यू, ओके। देखो भाई ये एक चीज होती है ऐसा कि जब आप एग्जाम में कर रहे होगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा किसी पार्ट में कुछ एरर है, ठीक है, ये कुछ एरर आपको इस तरह का लगता है कि एग्जाम में हो सकता है, तो देखो एरर नहीं ढूंढना है। यहाँ पर आप पैरा जंबल कर रहे हो तो पैरा जंबल में एरर नहीं ढूंढना है, ठीक है। कुछ कभी कभार आपको एरर लग सकती है बट वो एरर नहीं होगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। सही है, सभी को समझ में आ रहा है। चलो तो ये आज की थर्ड क्लास थी, हम लोगों ने 90 क्वेश्चन बेस्ड किए। आज की क्लास में एक मिस स्पेल्ड वर्ड्स नहीं थे और दूसरा फिलर्स नहीं थे, ठीक है। क्लोज टेस्ट के फॉर्म में फिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपके मिस स्पेल्ड वर्ड्स थोड़े से आज मैंने नहीं कराए हैं, तो उसके लिए आपको जब अभी मैं सैम्पल्स कराऊंगा तो ये चीज़ें मैं आपको फर्दर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइज। तब तक आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में करते रहो। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब चैनल को करके रखो ताकि और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और कोई भी आपके पास सजेशन है तो वो आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।